शुरू करते हैं। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 1। मेनली लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट्स। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कई तरह के जमीन के फॉर्म्स बनते हैं इंटरनल मूवमेंट्स के कारण। Many processes occurring on the Earth's surface also lead to the formation or degradation of landforms continuously. अर्थ के जैसे इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के इंटरनल, वैसे ही अर्थ सरफेस पर यानी बाहर भी कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके कारण भी कई तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इन दिस लेसन वी विल बी स्टडिंग द एक्सोजेनेटिक, दैट इज एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय देम। एक्सो यानी बाहर के, जो एंडो यानी अंदर के, अर्थ के भीतर जो प्रोसेसेस होते हैं उसे बोलते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेस, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अभी हम पढ़ने वाले अर्थ के बाहर जो इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑकर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर, धरती के सरफेस पर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उनके कारण ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होते हैं। दे आर मेनली सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। इनमें क्या क्या आता है? मुख्यतः सोलर एनर्जी आता है। सोलर एनर्जी का क्या परिणाम होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वो फोर्स होता है जिन ऑब्जेक्ट्स को मास होता है, वो उन ऑब्जेक्ट्स को एक कैपेसिटी होती है कि दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके बारे में आपको 10th स्टैंडर्ड में है डिटेल में। वो मास जितना बढ़ते जाता है उस वस्तु का, उतना वो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ते जाता है, और डिस्टेंस जितना दूर चला जाता है उतना वो कम होते जाता है। तो चलिए, डू यू नो landforms formed on the earth's surface as a result of internal movements are called प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स। देखिए, जो लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस पर इंटरनल मूवमेंट्स के कारण होते हैं, एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एटसेट्रा। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ये सब प्राइमरी या सेकेंडरी लैंडफॉर्म में आते हैं, और ये सभी जो है वो इंटरनल मूवमेंट्स के कारण होते हैं, एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण। बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेसेस लाइक विदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स गिव वे टू द टर्शियरी लैंडफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल वैलीज, सैंड ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप्ड वैलीज एटसेट्रा। देखिए, विदरिंग यानी क्या? बड़े बड़े जो चट्टानें होती है उनको उन पर काफ़ी जो एटमॉस्फेयर का परिणाम होता है, उसके कारण वो टूट जाती है और उनके मिट्टी बनती है, तो उसे बोलते हैं विदरिंग। इरोजन यानी घिसना, ट्रांसपोर्टेशन यानी हवा के कारण या पानी के कारण दूसरी जगह पर जाना, डिपोजिशन यानी जमा होना। तो इनसे जो है प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स का कन्वर्जन होता है टर्शियरी लैंडफॉर्म्स में। उसके उदाहरण क्या है? वैलीज है, सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले जो होते हैं, रेत के टीले जो बनती है कहाँ पर? डेजर्ट्स में बनती है, राजस्थान में है, ठीक है। डेल्टा यानी आपको पता चलेगा आगे, और यू शेप्ड वैलीज। कैन यू टेल? सी द गिवन पिक्चर्स, observe the physical appearance of the rocks in each picture. You can see that rocks are broken, fractured and have holes in them. देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो हमें देखने के लिए कहा है, और उनमें से जो रॉक्स है वो टूटे हुए हैं, उनको क्रैक्स पड़े हुए, कुछ रॉक्स को छेद हुए हैं। In a picture you can also see that the statue has been deformed. Why are the rocks in such a condition? Think about them and briefly tell the reasons you can think of. Discuss the reasons. Check with the teachers if your reasons are relevant. देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं। देखिए, ये है एक्सफोलिएशन ऑफ डोम शेप्ड हिल, ये है मैकेनिकल विदर, ये सभी डिटेल आगे आने ही वाला है, तो अभी सिर्फ आप परिचय कर लीजिए, इंट्रोडक्शन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, दैट इज मैकेनिकल विदरिंग। ये है शैटरिंग, शैटरिंग यानी फूटना, फूट जाना, मैकेनिकल विदरिंग। अभी देखिए, यहाँ पर है ऑक्सीडेशन, केमिकल विदरिंग। यह है बायोलॉजिकल विदरिंग, जो चींटियाँ बिल बनाते हैं उसके कारण भी टुकड़े होते हैं रॉक्स के, बायोलॉजिकल विदरिंग।
और यह है केमिकल विदरिंग, स्टैचू को छेद पड़े हैं। यह है केमिकल विदरिंग, सॉल्ट विदरिंग। तो इसके बारे में डिटेल हमें सीखना ही है अभी। Geographical explanation: breaking or weakening of rocks is a natural phenomenon. It is called weathering. जो बड़े बड़े चट्टानें होती है उनको नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा टूटना उनका, उसे बोलते हैं weathering. Weathering can be of 3 types: mechanical, that is physical weathering, chemical and biological. In arid climates, mechanical weathering is dominant, while in humid climates, chemical weathering is more effective. Biological weathering occurs because of living organisms. देखिए मैकेनिकल weathering यानी मैकेनिकल जो फैक्टर्स होते हैं जैसे हवा हो वगैरह, उसके कारण जो टूटना होता है उसे बोलते हैं मैकेनिकल weathering. केमिकल weathering यानी समझ लीजिए बारिश के पानी में कुछ एसिडिक कंटेंट होता है, उसके कारण weathering होती है, ठीक है। फिर सी वाटर में भी कुछ केमिकल्स होते हैं, अल्कलीज होती है, उसके कारण जो weathering होता है उसे केमिकल weathering कहते हैं। बायोलॉजिकल weathering यानी यहाँ पर दिखाया है, देखिए अगर किसी चट्टान में छोटा सा पेड़ आता है और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, तो उसके रूट्स जो है उसमें क्रैक्स में घुसते हैं और उस क्रैक्स को वाइड करते हुए, उनको चौड़ा करते हुए वो पत्थर पूरा तोड़ देती है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल weathering। ये जो चींटियां बिल बना रही है उसके बहाने भी काफी छेद बना देते हैं धरती में, तो ये हो गया बायोलॉजिकल weathering। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण जो weathering होता है उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल weathering। आगे देखते हैं मैकेनिकल weathering। ट्राई दिस: टेक एन ओनियन, कट इट इन द मिडल, ऑब्जर्व द कट पार्ट्स, ट्राई टू रिमूव ईच स्किन लेयर ऑफ दीज पार्ट्स। देखिए मैकेनिकल weathering देखते हैं हम। You will notice that just as we can remove each and every outer layer of the onion, similarly in nature rocks undergo such a process. देखिए जिस तरीके से ओनियन के अलग अलग लेयर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं हम, छिलके निकाल सकते हैं अलग अलग, उसी तरीके से इनमें भी रॉक के साथ भी यही होता है, चट्टानों के साथ भी यही होता है। क्या होता है, देखिए ये देखिए यहाँ पर छिलके निकले जैसा हुआ है रॉक का। तो क्या होता है, जब दिन के समय तब काफी गर्मी होती है, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर सबसे ज्यादा गर्म होता है और इनर लेयर इतना गर्म नहीं होता। तो क्या होता है, जब रात का समय आता है तब ये ठंडा भी हो जाता है आउटर लेयर, उतना ठंडा ये नहीं होता भीतर वाला। तो क्या होता है, बार बार हर रोज हॉट कोल्ड ये परिणाम यहाँ पर ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पर कम होने लगता है। इसके कारण यहाँ तरह के इन दो लेयर्स में weathering में फर्क आता है। इनर लेयर में कम weathering होता है, आउटर लेयर में ज्यादा weathering होता है। तो ये जो है छिलके निकलने लगता है, क्योंकि ये जो है टेम्परेचर जैसे जैसे अंदर अंदर पहुंचने लगता है वैसे वैसे उसका परिणाम कम होने लगता है। इसके कारण अंदर का पार्ट जो है, इनर पार्ट, वो काफी इंटैक्ट रहता है। जब वो बाद में ऐसे छिलके निकलने के बाद जब वो एक्सपोज होगा तब उस पर भी ऐसा परिणाम होगा, लेकिन इनर साइड, इसके भी इनर साइड में कम परिणाम होगा। तो ऐसे होते होते जो है छिलके निकलने लगते हैं रॉक के। तो ये एक मैकेनिकल weathering प्रोसेस है, इसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन यानी का फोलिएशन यानी छिलके निकलना, ठीक है। द एक्सपोज पार्ट ऑफ द रॉक हीट्स मोर while the inner part comparatively cooler। अंदर का हिस्सा जो है कंपेयर टू आउटर पार्ट वो ठंडा होता है, लेकिन बाहर का ज्यादा गर्म होता है। एज ए रिजल्ट द आउटर लेयर्स ऑफ द रॉक्स फॉल अपार्ट फ्रॉम द मेन रॉक। दिस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन ऑफ द रॉक। इसे कहते हैं एक्सफोलिएशन यानी छिलके निकलना। मैकेनिकल weathering मेनली ऑकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मैकेनिकल weathering किन किन कारणों से होता है? पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर फर्क आ रहा है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रात का टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसा जनरली डेजर्ट्स में होता है, उसके कारण मैकेनिकल weathering होती है। फ्रॉस्ट यानी बर्फीला वातावरण है, पोलर रीजन्स हो या हिमालय वगैरह जैसा हो, तो वहाँ पर भी होता है। क्रिस्टल ग्रोथ यानी क्रिस्टल्स जब ग्रो करते हैं, इसके बारे में डिटेल आगे आने वाला है। रिलीज ऑफ प्रेशर वाटर, अभी देखते हैं एक एक। टेम्परेचर, the minerals in the rocks expand because of heat and contract when temperature decreases। देखिए रॉक के अंदर आपको पता है रॉक किन से बनता है, लावा से बनता है मुख्यतः। तो
उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में देखा। तो वो जो मिनरल्स होते हैं वो हीट के कारण, जो सूरज की हीट होती है उसके कारण वो एक्सपांड होते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है रात के समय तब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कंटिन्यूअस एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के समय जो है वो रॉक कमजोर होते जाता है, वीक होते जाता है। ड्यू टू सच कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग, टेंशन डेवलप्स इन द रॉक पार्टिकल्स, ईच मिनरल रिएक्ट्स डिफरेंटली टू द टेम्परेचर। आपको पता है कि हर एक मिनरल की, देखिए आयरन अगर लेंगे आप, हीट करेंगे उसे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, 100 डिग्री तक, तब वो ज्यादा एक्सपांड होगा, अगर वो कम एक्सपांड होगा। और अगर आप कॉपर लेंगे वो भी 100 डिग्री तक हीट करेंगे तो वो ज्यादा एक्सपांड होगा। अलग अलग मेटल्स के, अलग अलग मिनरल्स के सेम टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, यानी उनका एक्सपांशन अलग होता है, कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है। तो उसके कारण जो है हर कोई मिनरल, हर एक पार्टिकल अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके कारण वो वीक होते जाता है रॉक। Some minerals expand more while others do not expand as much. Consequently, the tension formed in the rocks also increases and decreases. इसके कारण टेंशन जो रॉक्स में बनता है वो भी कम ज्यादा होते रहता है। As a result, cracks develop in the rocks and they break. इनके कारण जो है cracks, fractures develop होते हैं रॉक्स में और वो टूट जाते हैं। In areas where diurnal range of temperature is higher, weathering of this type is common in the hot deserts. देखिए डायurnal रेंज यानी डेली, एक दिन में 24 घंटों में टेम्परेचर रेंज काफी अगर हाई है, टेम्परेचर डिफरेंसेस काफी ज्यादा है। समझ लीजिए दिन के 12 बजे वहां पर टेम्परेचर हो रहा है +40 डिग्री, और रात के समय, ये ऐसा जनरली डेजर्ट्स में होता है, रात के समय वहां पर टेम्परेचर हो रहा है -10 डिग्री, -15 डिग्री। तो ये बहुत ज्यादा फर्क हो गया दिन और रात्रि के टेम्परेचर में। तो ऐसे जगहों पर इस तरह का वीदरिंग होता है जनरली डेजर्ट्स में। फ्रॉस्ट, यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस। आपको ये पता है कि पानी जब फ्रीज होता है, 0 डिग्रीज को पानी फ्रीज होता है, लेकिन 4 डिग्रीज के ही नीचे जब जाने लगता है पानी तब वो एक्सपांड होने लगता है। 4 डिग्रीज तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 डिग्रीज से 0 म्हणजे 4, 3, 2, 1, 0, -1, इस समय जब वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है तब वो एक्सपांड करने लगता है। अभी क्या होता है देखिए, समझ लीजिए एक रॉक है, उसमें छोटा सा क्रैक है, उसमें बारिश हो गई, बारिश का पानी जमा हो गया, अभी रात के समय वो फ्रीज हो गया। जब फ्रीज हो रहा है, वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एक्सपांड करेगा। जब एक्सपांड करेगा तो वो क्रैक को चौड़ा करने की कोशिश करेगा, क्रैक को फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे एक्सपांड होने के लिए जगह चाहिए। तब वो जब क्रैक को धकेलेगा तब क्रैक बढ़ेगा। और ऐसा अगर डेली होता रहेगा, डेली बर्फ हो रही है, तो ऐसा क्या होगा, क्रैक बढ़ते जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा रॉक। Areas where the temperatures drop below 0 degrees Celsius for quite some time, the water accumulated in the cracks and crevices in the rocks freezes. Its volume increases. This leads to tension in the rocks and they shatter. देखिए रॉक्स में जो पानी जमा हुआ होता है वो जब कोल्ड होता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तब वो रॉक पानी आइस में कन्वर्ट होता है और वो होते समय उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसके कारण वो क्रैक्स जो है वो बढ़ जाती है और वो रॉक टूट जाता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट के कारण जो मैकेनिकल वीदरिंग होती है वो। फिर है क्रिस्टल ग्रोथ। इन रॉकी कोस्ट वेव्स हीट द सी क्लिफ, द वाटर इज अल्कलाइन, सम वाटर ड्रॉपलेट्स हीट द क्रैक्स इन द रॉक्स, इन दिस अल्कलाइन वाटर द सोल्यूबल मटेरियल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व्ड। देखिए क्या होता है, जो चट्टाने होती है, समुद्र किनारे पर जो चट्टाने होती है वहां पर समुद्र की लहरें टकराती रहती है। अभी समुद्र का पानी जो होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है नेचर में। तो वो पानी क्या होता है, उसमें जब पानी टकराता है चट्टानों को, पत्थरों को, तब पत्थर के कुछ मिनरल्स, कुछ पार्टिकल्स जो है वो उस समुद्र के पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। उनके कारण क्या होता है, उन रॉक्स में
जो छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, क्योंकि उन छेदों की जगह पर, उन पोर्स की जगह पर पहले मटेरियल भरा हुआ था जो डिजॉल्व हो गया पानी में। तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल्स इन द रॉक्स। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। जब पानी जो रॉक के मिनरल्स है वो जब डिजॉल्व हो जाते हैं सी वाटर में, तब वहां पर होल्स क्रिएट होते हैं। अल्कलाइन वाटर गेट्स स्टोर्ड इन दीज होल्स। Because of heat, this water turns into water vapor and only crystals of alkaline materials remain in the rock. अभी alkaline water यानी basic water, bases जिनमें होते हैं, acids, bases and salts आपको पता है। तो अल्कलीज यानी ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो अल्कलाइन वाटर जो जब इन होल्स में जमा होता है, तब बाद में हीट जब होती है तब वो पानी का वेपर हो जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल अल्कलीज जो होती है वो वैसे ही रहती है ड्राई फॉर्म में, और वो उनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जब डिजॉल्व स्टेट में होता है, वो मिनरल्स जब डिजॉल्व स्टेट में होते हैं पानी में, तब उनको कम जगह लगती है, लेकिन जब वो ड्राई होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के बन जाते हैं, तब उनको ज्यादा स्पेस लगती है, ज्यादा वॉल्यूम लगता है। इसके कारण दिस कॉजेस टेंशन इन द रॉक, होल्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स, इट लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब। देखिए ये हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। Release of pressure. It is not that tension is created in the rocks only because of temperature, freezing of water or crystallization. सिर्फ यही तीन कारण नहीं है जिनके कारण जो है क्या कहते हैं टेंशन क्रिएट होता है, लेकिन the outer layers of the rock exert pressure on the inner or lower layers. When this pressure ceases to exist, the lower or inner layers get freed from the pressure. This also leads to weathering. कभी कभी क्या होता है, बाहर के लेयर्स जो होते हैं वो अंदर के लेयर, रॉक के बाहर के लेयर्स अंदर के लेयर्स पर ज्यादा या कम, लेकिन डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके कारण क्या होता है, अंदर का जो है उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है और वो टूट जाते हैं। वाटर, some areas experience more rainfall than others. In such areas, soaking of rock water also causes weathering of some rocks like sandstone, conglomerate. These rocks are formed because of pressure on agglomeration of sand particles. देखिए क्या होता है, कुछ रीजन्स में बहुत भारी बारिश होती है, तो क्या होता है, रॉक क्या होता है, उनके टुकड़े हो जाते हैं, और सैंडस्टोन या कॉग्लोमरेट यानी ऐसे रॉक, आप ये ब्लू हाईलाइटेड है, यानी आप ग्लॉसरी में जाकर देख सकते हैं पीछे टेक्स्ट बुक के। तो कॉग्लोमरेट यानी ऐसे पत्थर जो छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी यानी मड, वो एक दूसरे से बांधने के बाद नेचुरली वो जब बनते हैं उन्हें बोलते हैं कॉग्लोमरेट। तो ऑन द एग्लोमरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, एग्लोमरेशन यानी उनका टुगेदर आना, एक साथ आना, और जो मड होती है, जो कीचड़ होता है, वो उन्हें टुगेदर रखता है, और उन पर जब प्रेशर पड़ता है तब वो रॉक बन जाते हैं। उन्हें बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्लोमरेशन, यानी कंकड़ को एक साथ लाकर सीमेंटिंग काम करके, मड काम करती है उसका, वो सीमेंटिंग बनाकर एक बड़ा पत्थर बनाना, उसे बोलते हैं एग्लोमरेशन, और ऐसे पत्थरों को बोलते हैं कॉग्लोमरेट स्टोन्स। Mud also makes sand particles come together. When water penetrates such rocks, the particles get loose and separate from the main rock. ऐसे जो बने हुए पत्थर होते हैं, चट्टाने होती है, जब वो पानी में, उनमें जब पानी घुसता है तब वो निकल जाते हैं, उसके कंकड़ अलग होते हैं और उनका वीदरिंग होता है। दिस इज कॉल्ड ग्रैन्युलर वीदरिंग, इसे बोलते हैं ग्रैन्युलर वीदरिंग। देखिए ये है ग्रैन्युलर वीदरिंग। ये पहले एक बड़ा पत्थर था, लेकिन जब उसमें पानी घुस गया तब वो टूट गया और छोटे छोटे कंकड़ बन गए, ग्रेन्स बन गए, ग्रैन्युलर। Sometimes both temperature and water are responsible for weathering. कभी difference in temperature cause contraction and expansion, widening the joints or the cracks in the rocks. देखिए टेम्परेचर में जो फर्क आते रहता है, अंतर आता है, उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होते रहता है, और जो रॉक्स के जो जॉइंट्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, उनमें वाइडनिंग होते जाते हैं, वो चौड़े होते जाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। Water accumulates in such wide joints and big blocks of rocks
and separate from each other. This is called block disintegration. जो अलग अलग ब्लॉक्स टूट कर निकलते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना, ठीक है, टूटना. देखिए ये हो गया ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, यानी ब्लॉक्स निकल रहे हैं. देखिए ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यानी अखंड रहना, यूनाइट होना, और डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना. केमिकल वीदरिंग, अभी देखते हैं केमिकल वीदरिंग. ट्राई दिस. 1. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ पीस ऑफ chalk in it. On the next day, observe what has happened to it and answer the following questions. Did the color of the water change? हाँ, देखिए क्या होता है अगर आप चौक के टुकड़े डालोगे पानी में, एक दिन के लिए रखोगे, तो वो चौक जो है पूरा पाउडर में बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा, ठीक है, और पानी जो है व्हाइट कलर का हो जाएगा, या जो भी कलर का चौक है उसके कलर का हो जाएगा. यानी चौक का डिसइंटीग्रेशन हो गया, चौक टूट गया, पाउडर बन गया वाटर के कारण, उसमें वाटर घुसने के कारण. व्हाट हैपन टू द चौक, वो पूरा पाउडर बन गया, ठीक है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया. सेकेंड, रैप फ्यू आयरन नेल्स इन अ वेट क्लॉथ, ओपन द क्लॉथ आफ्टर 2 days, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखिए एक डैम्प कपड़े में, गीले कपड़े में कीले रखने हैं, आपको बोला है, तो 2-3 दिन के लिए रखना है और बाद में देखना है क्या होता है. आर देयर एनी स्टेन्स ऑन द क्लॉथ, कुछ दाग धब्बे पड़े हैं कपड़े पर, तो हाँ, रेडिश ब्राउन जो कलर के धब्बे पड़ते हैं, वो जंग जो लगता है, रस्ट, करोजन, वो होता है पानी के कारण, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो वो होता है. व्हिच कलर आर दे? ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन होते हैं. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द स्टेन्स? ये जो है आयन जो है कन्वर्ट, उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसके कारण ये ऐसा, वो जो ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल होता है आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, वो जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसके कारण. द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्क्रीज. ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल वीदरिंग. केमिकल वीदरिंग करने में जो है पानी का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी क्या, आपने साइंस में पढ़ा होगा. यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत से मटेरियल्स डिसॉल्व होते हैं. आपको पता है पानी में बहुत सी चीजें डिसॉल्व होती है. सॉल्वेंट यानी जो अपने खुद में डिसॉल्व करवा लेता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट. यूनिवर्सल यानी नियरली बहुत कुछ, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी बहुत सी चीजें खुद में डिसॉल्व करवा लेने वाला ऐसा सब्सटेंस. कौन सा है? वाटर. मेनी थिंग्स गेट डिसॉल्व इजीली इन वाटर. द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द मैटर हैज डिसॉल्व इन वाटर, एंड दोज मटेरियल्स विच डू नॉट डिसॉल्व इजीली इन वाटर गेट डिसॉल्व इन सच सॉल्यूशंस. देखिए क्या होता है, पानी में बहुत सी चीजें जो है डिसॉल्व हो जाती है, बहुत से पदार्थ पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो डिसॉल्व नहीं होते वो जो इस सॉल्यूशन में यानी वाटर में कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, जो सोल्यूबल मटेरियल होते हैं पानी में, वो सोल्यूबल होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनता है उनमें वो डिसॉल्व हो जाते हैं. यानी देखिए वाटर में अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व होता है पानी में, तो वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर दिया तो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड का सॉल्यूशन बनता है. और कार्बोनिक एसिड में कई सारी चीजें डिसॉल्व होती है, यानी जो चीजें सिर्फ वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही थी वो कार्बोनिक एसिड में इजीली डिसॉल्व होती है. ठीक है. इन एरियाज दैट रिसीव हेवी रेनफॉल केमिकल वीदरिंग ऑकर्स इन द फॉलोइंग वे. जिन रीजन्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर केमिकल वीदरिंग कैसे होती है? देखिए, कार्बोनेशन. द रेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू द एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. देखिए रेन वाटर क्या करता है, हवा में से आता है, वातावरण से आता है, गिरते हुए ड्रॉप्स जो होते हैं वो, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर गेट्स मिक्स्ड इन द वाटर इन दिस प्रोसेस. जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स में वो डिसॉल्व हो जाता है. डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड गेट्स फॉर्म. इसके कारण जो वाटर होता है वो थोड़ा एसिडिक बन जाता है, वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, डाइल्यूट.
Materials like limestone get easily dissolved in such acids. Example, water plus carbon dioxide gives carbonic acid, H2O plus CO2 gives H2CO3. देखिए कार्बोनिक एसिड में लाइमस्टोन एक स्टोन का प्रकार है, वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। एक्चुअल स्टोन तो डिसॉल्व नहीं होता रॉक पानी में, लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है उसमें लाइमस्टोन जो है वो सोल्यूबल होता है, इस तरीके से। सॉल्यूशन, सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व इन वाटर। कुछ मिनरल्स जो होते हैं रॉक के वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी बिटवीन वाटर एंड अल्कलीज। देखिए वाटर एंड प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन यानी उस प्रोसेस को बोलते हैं अगर दो लिक्विड या एक लिक्विड एक गैसियस केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर नीचे जमा होता है सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देखिए दो अलग अलग प्रेसिपिटेशन है, आपको आगे चैप्टर है प्रेसिपिटेशन नाम का, उसका मतलब अलग है, वो रेन वो अलग है, उस चैप्टर में आपको पता चलेगा। लेकिन यहां पर जो केमिकल प्रेसिपिटेशन है उसका मतलब ये है कि दो लिक्विड केमिकल्स या एक गैसियस एक लिक्विड केमिकल जब रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तब अगर जो एंड प्रोडक्ट है वो अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वो नीचे जमा हो रहा है सॉलिडिफाई होके, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो लाइमस्टोन कैसे बनता है? वो कुछ अल्कलीज और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने के बाद प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनता है लाइमस्टोन, यानी ये इस तरीके से। At Vadgaon Darya in Ahmednagar district, limestone gets precipitated chemically, that is undergoes chemical weathering again. देखिए वडगांव दरिया अहमदनगर में जो है वहां पर लाइमस्टोन जो है बनता है केमिकली प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से, और बाद में बारिश होने के बाद फिर से उसका केमिकल वीदरिंग होता है, यानी ये ऐसी साइकिल चलते रहती है। सिमिलरली बिकॉज ऑफ सोल्यूशन अल्कलीज इन द रॉक डिसॉल्व एंड मेक देम ब्रिटल। जो रॉक में जो अल्कलीज होती है वो डिसॉल्व हो जाती है पानी में और वो ब्रिटल हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं इजीली। देखिए ये है स्टैलेक्टाइट इन वडगांव दरिया अहमदनगर। ये जनरली गुफाओं में होता है, जो पानी काफी अल्कलाइन पानी सॉल्टी वाटर अगर धीरे धीरे यहाँ से जो केव्स के छत से नीचे गिरने लगता है, तो गिरते गिरते क्या होता है कि यहाँ पर वो सॉल्ट्स या अल्कली सॉलिडिफाई होकर छोड़ देता है और पानी सिर्फ नीचे गिर जाता है। ऐसे ऐसे पिलर्स बन जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे पिलर्स, यानी तो इसे बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट ये जनरली केव्स में होता है। ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस ऑकर्स इन रॉक्स विच हैव आयरन प्रेजेंट इन देम। देखिए जनरली आयरन काफी ऑक्सीडाइज होता है, यानी रस्टिंग होती है, आयरन की जंग लगता है। वो जिन रॉक्स में आयरन की मात्रा अधिक होती है उनमें ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अधिक होती है। द आयरन इन द रॉक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। जो आयरन पानी के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में, तो पानी में तो ऑक्सीजन होता है, तो वो रिएक्ट होकर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उस आयन का। हेंस अ रेडिश कलर्ड लेयर फॉर्म्स ऑन द रॉक्स। जिस तरीके से नेल्स यानी लोहे के कीले जब पानी में वेट कपड़े में रखने के बाद, गीले कपड़े में रखने के बाद 2 दिन के बाद वो रेडिश कलर के हो जाते हैं, वैसे ही जो रॉक्स में जो आयन होता है वो भी रेडिश हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है। दिस इज कॉल्ड रस्ट, उसे बोलते हैं जंग लगना। When you kept nails in the wet cloth, you must have noticed a similar thing. Similar process occurs in rocks in areas with high rainfall. Figure 3.1D. देखिए यहां पर दिया है 3.1D में। देखिए ये रॉक जो है वो रेडिश हो चुका है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो वहां पर लाल मिट्टी है पूरी, और पत्थर भी लाल होते हैं। तो क्योंकि वहां पर जो है आयरन की मात्रा काफी अधिक है वहां पर मिट्टी में और पत्थरों में, तो जब बारिश होती है तब वो रेड कलर के हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
There are many more processes involved in chemical weathering besides the ones mentioned above. इसके अलावा और भी बहुत से chemical weathering होते हैं बहुत से तरीकों से. Daily life examples include moistening of table salt in rainy season. आपने ऑब्जर्व किया होगा टेबल सॉल्ट यानी टेबल पर जो डाइनिंग टेबल पर सॉल्ट रखते हैं वो छेद वाले बॉटल में, वो गीला हो जाता है बारिश के मौसम में, मॉइस्चन होता है. ये एक एग्जांपल हो गया. एप्पल स्लाइसेस टर्निंग ब्राउन, जब आप एप्पल कट करके रखते हैं बहुत देर तक बाहर फ्रिज के बाहर रखते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है. एप्पल में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, ठीक है, तो वो हवा के ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर वाले के साथ रिएक्ट होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है. इसलिए एप्पल खाना अच्छा होता है कहता है हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें आयरन काफ़ी होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है एप्पल. बायोलॉजिकल वीदरिंग, बिसाइड्स मैकेनिकल एंड केमिकल वीदरिंग, biological factors are also responsible for weathering of rocks. देखिए हमने केमिकल weathering देखी, मैकेनिकल weathering देखी. बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण भी weathering होता है. वो कैसे, वो देखते हैं. हैव यू विजिटेड एनी फोर्ट, हैव यू सीन ट्रीज ग्रोइंग ऑन देयर मिनारेट्स, यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन पीसेस ऑफ रॉक्स गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज. देखिए बड़े बड़े पेड़ बढ़ते हैं. देखिए ये पुराना मंदिर है, वहां पर बहुत बड़ा पेड़ बढ़ा है. इसके जो रूट्स होते हैं वो क्रैक्स में घुस जाते हैं पत्थरों के. इसके कारण जो है वो क्रैक्स बढ़ते जाती है और वो पत्थर टूट जाता है. ऐसे आपने बड़े बड़े बिलों में भी देखा होगा, ऐसा होता है काफी बार. अगर मेंटेनेंस ना हो प्रॉपर तो ऐसा होता है. As the roots grow bigger, they create tension in the rocks and start breaking them. देखिए ऐसे वो रॉक्स में टेंशन बढ़ाते जाते हैं और उनको तोड़ने लगते हैं. सी फिगर 3.8 बायोलॉजिकल विदरिंग. ये लिविंग थिंग्स के कारण हो रहा है, इसीलिए उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल. Ants make large ant hills, rats, mice, rabbits and other worms and insects make burrows in the ground. देखिए चींटियाँ बिल बनाते हैं, रैट्स, माइस, रैबिट्स भी बिल बनाते हैं, वर्म्स जो है वो भी बिल बनाते हैं भूमि में, ज़मीन में. तो उनके कारण जो है पत्थरों में उनकी दांत काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, उसके कारण वो किसी भी चीज़ को छेद कर सकते हैं. These animals are called burrowing animals. Burrowing animals यानी बिल बनाने वाले animals. Because of their activity, weathering of rock occurs. Besides these, algae, moss, lichen, other flora, etc. grow in the rocks. They also help in weathering. देखिए मॉस यानी क्या, एक क्रिप्टोगैमस प्लांट है यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें सीड्स वगैरह नहीं होते. तो ये मॉस का एग्जाम्पल, सॉरी ये लाइकेन का एग्जाम्पल. लाइकेन यानी क्या होता है, आपने बॉटनी में देखा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स चैप्टर में आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरा, उसमें ये दिया है. लाइकेन यानी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड अलगी, यानी अलगी और फंगी दोनों एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं. उन्हें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं लाइकेन. दोनों मिलजुल कर जहां रहते हैं उसे बोलते हैं लाइकेन. तो इनके ग्रोथ के कारण भी बायोलॉजिकल वीदरिंग होती है. दे ऑल्सो हेल्प इन वीदरिंग. सी फिगर 3.9. देखिए आगे, मास मूवमेंट्स, मास वेस्टिंग. The weathered rock material start moving along the slopes due to gravity and accumulate near the foothills or gentler slopes. देखिए क्या होता है, जो वीदरिंग हो चुके टूटे हुए रॉक के मटेरियल्स है वो स्लोप्स से फिसलने लगते हैं और ग्रेविटी के कारण वो जमा होने लगते हैं जो पहाड़ होता है ऊंचा उसके नीचे. यहाँ पर देखिए यहाँ दिखाया है. This process has been happening for years. The weathered particles form a conical heap at the foothills. When weathered particles move down due to gravity alone, the process is called mass movements. जब ये टूटे हुए वीदरिंग हो चुके हुए जो रॉक्स होते हैं, जब वो हिल्स के स्लोप से फिसल कर आते हैं और जहाँ फुट हिल है यानी उसके तल पर जमा होते हैं, तो जब ये ग्रेविटी अकेले ग्रेविटी के कारण होता है उसे बोलते हैं मास मूवमेंट, यानी काफी ज्यादा मास का मूवमेंट. मास मूवमेंट्स ऑकर इन टू वेज. इट इज रैपिड ऑन स्टीपर स्लोप्स व्हाइल इट इज स्लोअर ऑन जेंटल स्लोप. देखिए जहां पर
तेज स्लोप है काफी, वहां पर तेजी से होता है वो ऑफ कोर्स, और जहां पर जेंटल स्लोप होता है, स्लाइट होता है स्लोप, वहां पर धीरे धीरे होता है। रैपिड मास मूवमेंट्स, रॉक फॉल्स, लैंडस्लाइड्स, लैंड subsidence occur rapidly. Their effects are very destructive. The probability of these events is more in the regions having humid climates and steeper slopes. आपको पता है, देखिए जहां पर steeper slope होते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत sharp slope है, नियरली ये वर्टिकल है, ये उसकी वॉल हिल की। तो इन जगहों पर लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड यानी जमीन का अचानक से धंसना। आपने मारिन गांव का घटना सुनी होगी जो 2-4 साल पहले हुई थी, आपको एग्जांपल भी है आगे। तो वहां पर बारिश के मौसम में बहुत हेवी बारिश हुई तो पूरा ऊपर का हिस्सा फिसल गया था नीचे और पूरा गांव दब गया था उसके नीचे। मारिन नाम का गांव था, आई थिंक पुणे डिस्ट्रिक्ट में है वो। तो ऐसे काफी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी परिणाम होते हैं उसके। अ थिक लेयर ऑफ विदर्ड मटेरियल फॉर्म्स ऑन द स्लोप when it rains in such areas the rain water penetrates the withered materials and their weight increases। यहाँ पर अगर टॉप में थोड़ा बहुत विदरिंग होते ही रहता है रेगुलरली, बारिश के कारण क्या होता है उसमें मिट्टी पानी घुस जाता है, वो और विदरिंग होता है, मिट्टी बन जाती है और वो उसका वजन भी बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने के कारण वो स्लोप से तेजी से फिसल कर आता है नीचे। ठीक है, The withered materials move very rapidly and move down the slope. Slope से तेजी से फिसलते हुए वो नीचे लुढ़क कर आते हैं। Example: the mudslide at Marin village of Pune district. Sometimes the withered materials do not move downwards but sink in situ where they are. देखिए कभी कभी इस तरीके से नीचे फिसलते हुए नहीं आती जमीन, बल्कि धरती का क्या होता है, जहां है वहीं पर नीचे धस जाता है वो। देखिए यहां पर ऐसा हुआ है, जहां है वहीं पर वो धस गया है नीचे, तो उसे बोलते हैं इन सिटू सिंकिंग। दिस इज कॉल्ड स्लम्पिंग। सी फिगर 3.10। सच रैपिड मास मूवमेंट्स ऑल्सो मे ऑकर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। अगर देखिए यहां पर कोई गांव है और ऊपर से लैंडस्लाइड होता है तो ये गांव पूरा दब जाएगा, जैसे मारिन के गांव में हुआ था। और अगर यहाँ उस चोटी के ऊपर अगर कोई गांव बसा हुआ है और अगर जमीन ये सारी नीचे धस गई तो वो घर सारे वो नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे अर्थक्वेक की तरह ही उसका परिणाम होता है। स्लोअर मास मूवमेंट्स इन एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट्स एंड जेंटलर स्लोप्स, मास मूवमेंट्स ऑकर स्लोली। जहां पर ड्राई क्लाइमेट होता है यानी बारिश ज्यादा नहीं होती, स्लोप भी कम होता है, तो वहां पर जो मास मूवमेंट्स होती है वो धीरे धीरे होती है, इतने तेजी से नहीं होती। सॉइल क्रीप इज अ कॉमन फेनोमेनन इन सच एरियाज। इन पेरिग्लेशियल रीजन्स अलोंग द स्लोप्स स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉइल एक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल। दिस इज कॉल्ड सोलिफ्लक्शन। देखिए क्या होता है, पेरिग्लेशियल एरिया यानी जहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, जहां पर पर्वतों में वगैरह जहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, ऊंचाई पर काफी स्नो जमा हुआ होता है और वो धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे नदियों में कन्वर्ट होता है, तो उसे बोलते हैं ग्लेशियर्स। ये स्नो के बड़े बड़े चट्टाने होती है, बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ग्लेशियर्स। ऐसे एरिया को बोलते हैं पेरिग्लेशियर एरिया। तो इस एरिया में क्या होता है, छोटे छोटे सॉइल के लेयर्स जमा होते रहते। क्या होता है, जब नदियां बहन कर आती है पर्वतों से, तब वो धीरे 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 पत्थरों को घिसते घिसते उनकी पाउडर बनाता है, सॉइल में कन्वर्ट करता है, और वो सॉइल के लेयर्स नीचे बहा कर लाते हैं। जहां स्लोप कम हो जाता है, जहां पर प्लेन सरफेस आता है, वहां पर उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो सॉइल सारी वो जमा करते जाते हैं, और इसके कारण वो लेयर सॉइल जमा होते जाती है, एक्यूमुलेट होती जाती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सोलिफ्लक्शन। ठीक है। इरोजन, इरोजन यानी घिसना। लाइक वीदरिंग एंड मास मूवमेंट्स, इरोजन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल प्रोसेस। इरोजन ऑकर्स थ्रू वेरियस एजेंट्स, विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर कॉज इरोजन। देखिए इरोजन यानी झिजना, घिसना। जब पत्थरों के ऊपर से नदी कोई बहती है तेजी से, तब वो क्या करती है, उन पत्थरों को फ्रिक्शन के कारण वो घिस देती है, वो जो उनको कन्वर्ट कर देती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में।
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। ये पानी भी करता है, विंड भी करता है। तेजी से हवा अगर चल रही है बिना रोक टोक तो विंड के कारण भी इरोजन होता है, पत्थर घिस जाते हैं। और ग्लेशियर्स यानी बर्फ जो होते हैं पर्वतों पर, वो जब मेल्ट होकर नीचे आते हैं तब भी यह होता है। सी वाटर के कारण भी इरोजन होता है। ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे, धरती के नीचे जो पानी होता है वो भी बहता है, धरती के नीचे पानी बहता है तो वो भी धरती के नीचे के पत्थरों को घिसता है, इरोड करता है, इरोजन। We will study the agents of erosion and the landforms produced by them in the next chapter, next lesson. इरोजन प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।